नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज कक्षा 10 के अपन 9वें चैप्टर में चल रहे थे भारतीय कृषि, जिसमें अपन ने गेहूं के बारे में पढ़ लिया था। आज बात करते हैं चावल की फसल के बारे में। दोस्तों चावल भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में बोया जाता है, या उसको खाद्यान्नों के रूप में अपन क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। यह वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में यह फसल बोई जाती है, चावल की फसल बोई जाती है। भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। चीन के बाद दूसरा बड़ा देश कौन है? भारत। चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान वह विश्व में रखता है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक कौन है? चावल, जो वर्षा ऋतु के दौरान भारत के अधिकांश भागों में बोया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए विश्व में तो चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत में मौसम के अनुसार साल भर में चावल की 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। कितने प्रकार की फसलें? 3 प्रकार की फसलें चावल की पैदा की जाती है। 3 प्रकार की। उन 3 प्रकार की फसलों में पहली है अमन, दूसरी ओस, तीसरी बोरो। ये 3 जो किस्म है वह चावल की, या 3 जो फसलें हैं वह चावल की मौसम के अनुसार साल भर में भारत में उत्पन्न की जाती है। अमन होती है दोस्तों वह मानसून काल में पैदा की जाती है। ओस है वह शीतकाल में, तथा बोरो ग्रीष्मकाल में। मतलब अमन मानसून कालीन फसल है, ओस शीतकालीन फसल है तथा बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है। इन फसलों में जो सबसे ज्यादा है वह पैदा होती है अमन। लगभग 86% देश के कुल चावल उत्पादन का 86% जो भार है वह कौन उत्पन्न करता है? अमन के रूप में उत्पन्न की जाती है। बाकी जो है वह ओस और बोरो के रूप में उत्पन्न की जाती है। दोस्तों अब बात करें चावल की भौगोलिक दशाओं की, तो भौगोलिक दशाओं में जो बिंदु आते हैं वह है तापमान, वर्षा, मिट्टी। तो भौगोलिक दशाएं चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में तापमान, वर्षा, मिट्टी और श्रम। अब बात करते हैं चावल के भौगोलिक दशाओं की, जिसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी तथा श्रम को शामिल करते हैं। दोस्तों चावल की पैदावार के लिए जो तापमान होता है वह आवश्यक तापमान होता है 19 से 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है चावल की फसल के लिए। अगर वर्षा की बात करें तो दोस्तों वर्षा है वह ज्यादा चाहिए होती है चावल की फसल में। लगभग 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना चावल की फसल के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर मिट्टी की अपन बात करें तो मिट्टी चाहिए होती है चिकनी, दोमट एवं कछारी मिट्टी। चिकनी, दोमट या कछारी मिट्टी, चिकनी, दोमट या कछारी मिट्टी। श्रम की बात करें तो दोस्तों श्रम सस्ता व कुशल होना चाहिए। श्रम है, श्रमिक है वह सस्ते और कुशल श्रमिक होना आवश्यक होता है। दोस्तों चावल की फसल है वह भारत में कब बोई जाती है? वर्षा काल में बोई जाती है। यह प्रमुख खाद्यान्नों में से एक है। चीन के बाद विश्व में भारत का चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत में मौसम के अनुसार 3 प्रकार की किस्म चावल की बोई जाती है, अमन, ओस तथा बोरो। अमन मानसून कालीन होती है, ओस शीतकालीन फसल है, बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वह अमन का होता है, लगभग 86%। फिर भौगोलिक दशाओं की बात करें तो तापमान चाहिए होता है 19 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी। और श्रम की बात करें तो श्रमिक होने चाहिए सस्ते तथा कुशल श्रमिकों का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके वितरण की और उत्पादक क्षेत्रों की।
चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। दोस्तों देश में जो चावल होता है उसका जो कुल उत्पादन का जो 90% जो भाग है, कितना 90% भाग है, वह कुछ राज्य हैं, 4-5 राज्य हैं, वो मिलकर 90% भाग का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। मतलब 90% भाग भारत के 5 राज्य मिलकर कर लेते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में दोस्तों लगभग 15.22% चावल का उत्पादन यहाँ यानी पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश लगभग 14.3% चावल का जो उत्पादन है वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11.78% चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उड़ीसा में लगभग 9.2%, उड़ीसा में लगभग 9.2% चावल का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। और जो अंतिम जो राज्य है वह है बिहार। लगभग दोस्तों 8% चावल का उत्पादन बिहार में करते हैं, तथा इसके साथ ही तमिलनाडु के कुछ भागों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये 5 राज्य मिलकर लगभग 90% जो चावल है उसका उत्पादन ये राज्य मिलकर करते हैं। 90% चावल इन्हीं राज्यों से उत्पादित होता है। दोस्तों अन्य राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र तथा पंजाब का प्रमुख स्थान है। अगर राजस्थान में चावल उत्पादन की बात करते हैं, राजस्थान में, तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मुख्यतः चावल उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान के चावल उत्पादित क्षेत्रों में मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा हनुमानगढ़ मुख्यतः आते हैं, तथा इसके अलावा कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में भी चावल उत्पादित किया जाता है। तो ये प्रमुख जो क्षेत्र है वह चावल उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के। और यहाँ जो चावल उत्पादित होता है उसका जो मुख्य उत्पादन है वह किसके द्वारा किया जाता है? सिंचाई के माध्यम से यह उत्पादित किए जाते हैं, सिंचाई द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। करते हैं बाजरा। दोस्तों बाजरा जो भारत में है वह चारा तथा खाद्यान्न दोनों फसलों के रूप में बोया जाता है। चारा और खाद्यान्न दोनों फसलों के रूप में इसको बोया जाता है, मतलब चारे के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं और खाद्यान्न के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाजरा जो है वह गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। कैसी? गर्म तथा शुष्क जलवायु में यह मुख्यतः बोया जाता है, या उन क्षेत्रों में मुख्यतः चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसको यहाँ जून से अक्टूबर के मध्य बोया जाता है। कौन से महीने में? जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, जहां यह खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। मतलब भारत में इसकी जो खेती है वह खरीफ की फसल के रूप में भारत के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनमें मुख्यतः बाजरे का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। भारत बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। कौन? भारत। यानी बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर आता है। अगर भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं, बाजरे के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक होता है? तो दोस्तों तापमान, भौगोलिक दशाओं में तापमान, वर्षा, मिट्टी, इन 3 चीजों की अपन मुख्यतः बात करते हैं। इनके साथ में अपन ले लेते हैं श्रम, चौथा बिंदु लेते हैं श्रम। अगर तापमान की बात करें तो दोस्तों बाजरा गर्म क्षेत्रों में होता है, तो टेम्परेचर भी इसके लिए क्या ज्यादा चाहिए। तो लगभग 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का होना बाजरे की फसल के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा लगभग होनी चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा इन क्षेत्रों में होनी चाहिए जहां पर बाजरा बोया जाता है। और मिट्टी है सभी प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः इसको बोया जा सकता है। सभी प्रकार की मिट्टी में बाजरे की फसल को आसानी से बोया जा सकता है। और अगर श्रमिकों की बात करें तो श्रमिक कैसे चाहिए होते हैं? सस्ते तथा कुशल श्रमिक होने चाहिए। सस्ते और कुशल
सस्ते और कुशल श्रमिक। तो तापमान की बात करें, तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर, मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टियों में, और श्रम सस्ता और कुशल श्रम का होना आवश्यक है। अगर बात करें इनके उत्पादक क्षेत्रों की, कि उत्पादन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, उत्पादक क्षेत्र, तो बाजरे के जो उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, राजस्थान में तो मुख्यतः बाजरा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बाजरा है वह बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, नागौर, जयपुर, यह मुख्यतः किया जाता है। बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर ये मुख्य बाजरा उत्पादक है। बाकी तो राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में बाजरे का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में बाजरे का जो उत्पादन है वह राजस्थान में लगभग 42% होता है। राजस्थान में लगभग 42% बाजरा उत्पादित कर यह भारत में प्रथम स्थान पर आता है। कौन? राजस्थान। यानी राजस्थान में लगभग 42% बाजरे का उत्पादन है वह अकेला राजस्थान करता है। दूसरा जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 20% जो है बाजरे का उत्पादन किया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग 12.5% जो बाजरा है वह गुजरात में उत्पादित किया जाता है। गुजरात के बाद बात करें तो अगला जो चौथा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। लगभग 11% बाजरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो दोस्तों उत्पादन क्षेत्र एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। बाजरे की फसल भारत में चारा तथा खाद्यान्न फसलों के रूप में बोई जाती है। जो शुष्क क्षेत्रों में यानी गर्म क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। यह खरीफ की फसल के रूप में भारत में बोई जाती है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह है प्रथम स्थान। भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं तो तापमान की आवश्यकता होती है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर। मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टियों में लगभग बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। मुख्यतः रेतीली मिट्टी में बाजरे का उत्पादन होता है। श्रम की बात करें तो सस्ते तथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान है जो 42% के साथ भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र लगभग 20%, गुजरात 12.5% और उत्तर प्रदेश लगभग 11% बाजरे का क्या करता है, उत्पादन करता है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में मुख्यतः बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, नागौर, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः चावल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नकदी या मुद्रादायनी, ये तो थी प्रमुख खाद्यान्न फसलें, चावल और गेहूं और बाजरा। अब बात करते हैं प्रमुख नकदी फसलों की या मुद्रादायनी फसलों की। इस प्रकार की फसलें जो अत्यधिक मात्रा में किसकी प्राप्ति होती हो, मुद्रा की प्राप्ति होती हो, उसे मुद्रादायनी फसल कहा जाता है। दोस्तों भारत में कुल कृषि भूमि के लगभग 1/4 भाग पर 1/4 पर कौन सी कृषि की जाती है, मुद्रादायनी फसलों की कृषि या उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहां किसानों की आय का साधन होती है वहीं पर उद्योगों के लिए क्या करती है, कच्चे माल की उपलब्धता भी बढ़ाती है, कच्चे माल भी उनको प्रदान करती है। प्रमुख जो व्यावसायिक फसलें हैं उनमें अपन पढ़ते हैं गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और तंबाकू। तिलहन, जूट और तंबाकू, ये प्रमुख जो भारत की प्रमुख जो मुद्रादायनी फसलें हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। ये फसलें क्या होती है, यानी किसानों की आय में तो वृद्धि करती है, उसके साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को भी ये बढ़ाती है और उन्हें और अधिक मजबूत बनाती है। अगर बात करें अब गन्ने की, गन्ना भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, किस प्रकार की फसल है, उसके बाद अपन बात करेंगे इनके भौगोलिक दशाओं की, किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है गन्ने की फसल के लिए। उसके बाद अपन बात करेंगे उत्पादक क्षेत्रों की, कि कौन कौन से क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन किया जाता है। ये 3 बातें अपन मुख्यतः हर फसल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो भौगोलिक दशाओं में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तापमान का,
वर्षा का, मिट्टी का और श्रम का, इन 4 बिंदुओं का अपन को हर फसल में अध्ययन करना है। तो अब हम बात करते हैं गन्ने की। दोस्तों गन्ना है वह भारतीय मूल का पौधा है, मतलब इसकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है और बांस वनस्पति का इसको वंशज माना जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति बांस वंश के पौधों से मानी जाती है। यह जहां देश की जो व्यापारिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है, मतलब जहां यह व्यापारिक फसलों में प्रथम स्थान पर आता है, वहीं उत्पादन में भी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह कैसा है? प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। भारत विश्व में 50% से भी अधिक गन्ने का क्या करता है? उत्पादित करता है। मतलब इस 50% से अधिक गन्ना उत्पादित कर वह कौन से स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर आता है। गन्ना भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। कैसे क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर गन्ना है वह उत्पादित भारत में किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी भौगोलिक दशाओं की। भौगोलिक दशाएं, तापमान है वह दोस्तों कितना होना चाहिए गन्ने की फसल के लिए? तो 15 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना आवश्यक होता है। 15 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा होती है वह 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब इसकी वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो चिकनी, दोमट तथा काली मिट्टी, चिकनी, दोमट और काली मिट्टी के जो क्षेत्र है उनमें मुख्यतः गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। श्रम है वह सस्ता तथा कुशल होना चाहिए। श्रमिक है वह सस्ते और कुशल श्रमिक होने क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो दोस्तों भौगोलिक दशाओं में तापमान सही होता है 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। वर्षा है वह 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब। मिट्टी है वो चिकनी, दोमट तथा काली, और श्रम है वह सस्ता तथा कुशल होना चाहिए। तो ये थी इसकी भौगोलिक दशाएं। अब बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्रों की कि कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्यतः भारत में गन्ना उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों गन्ने का जो उत्पादन है उसके अनुसार सर्वाधिक जो गन्ना है भारत के उत्तर भारत में बोया जाता है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर भारत में सर्वाधिक गन्ना बोया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से या पैदावार की दृष्टि से देखें तो दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो उत्तरी भारत व उत्पादन के आधार पर कहां? दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादित किया जाता है, जिसका प्रमुख जो कारण है, मतलब क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी भारत में बोया गया क्षेत्रफल तो गन्ने का ज्यादा है, लेकिन जो उत्पादन वह है दक्षिणी भारत में क्यों होता है? तो इसका जो सबसे प्रमुख जो कारण है तो वह है दक्षिणी भारत की जो तटीय क्षेत्र है उनकी जलवायु, और वहां जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। यही कारण है कि भारत के उत्तरी भाग में गन्ने का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन ज्यादा है, लेकिन जो पैदावार है वह उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, क्योंकि दक्षिणी भारत की जो जलवायु है आर्द्र जलवायु वह गन्ने के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है? उपयुक्त होती है। इसलिए जो उत्पादन है वह दक्षिणी भारत में गन्ने का सर्वाधिक होता है। भारत में गन्ना के उत्पादक राज्यों में जो राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन राज्यों में मुख्यतः भारत में गन्ने का जो है उत्पादन वह है बड़े स्तर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात में। अगर राजस्थान में गन्ना उत्पादन की अपन बात करें, राजस्थान में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की अगर अपन बात करते हैं तो जो सर्वाधिक जो गन्ना है राजस्थान में उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में मुख्यतः जो गन्ना है वह उत्पादित किया जाता है। इसके साथ बूंदी और चित्तौड़गढ़ में भी, इन क्षेत्रों में राजस्थान में मुख्यतः गन्ने का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। नकदी फसलों में पढ़ रहे थे अपन गन्ना। गन्ने के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। लगभग 50% गन्ना विश्व का भारत उत्पादित
करता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। भौगोलिक दशाओं में तापमान चाहिए होता है 15 से 40 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी दोमट तथा काली मिट्टी, श्रम होना चाहिए सस्ता और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्रों में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं तथा राजस्थान में देखें तो उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ में मुख्यतः गन्ना उत्पादित किया जाता है। भारत में जो गन्ने का उपयोग है वह गुड़, चीनी तथा एल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब भारत में अगर गन्ने का उपयोग पूछ ले तो किस चीज में किया जाता है? गुड़ बनाने में, चीनी बनाने में तथा एल्कोहल बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? गन्ने का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कपास की। भारत के कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर, भारत के कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर गन्ने की पैदावार की जाती है। मतलब 6 पर जो भारत है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 6.7% भाग पर क्या बोया जाता है? कपास बोया जाता है, उसकी पैदावार की जाती है। भारत में कपास की फसल है वह खरीफ की फसल के रूप में बोते हैं। कौन सी फसल के रूप में बोई जाती है भारत में? खरीफ की फसल के रूप में यह बोई जाती है। और कब बोई जाती है? ग्रीष्म काल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? ग्रीष्म काल में इस फसल को बोया जाता है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 6.7% भाग पर गन्ने की फसल की पैदावार की जाती है, जिसे भारत में खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है और ग्रीष्म काल में इस फसल को बोया जाता है। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक दशाओं की कि क्या कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं में इसके लिए आवश्यक होती है। कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं? तापमान, वर्षा, मिट्टी और श्रम। दोस्तों तो गन्ने की फसल के लिए जो तापमान है वह आवश्यक होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना आवश्यक होता है। किसके लिए? गन्ने की फसल की पैदावार के लिए। अब बात करें वर्षा की, तो वर्षा लगभग कितनी आवश्यक होती है? 80 से 150 सेंटीमीटर। 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी चाहिए होती है काली। कैसी मिट्टी चाहिए होती है? काली, जो पोटास और चूने से क्या हो? युक्त हो। पोटास और चूने से युक्त मिट्टी का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। श्रम है वह सस्ता और कुशल श्रम होना चाहिए। सस्ता और कुशल श्रम। दोस्तों भौगोलिक दशाओं में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर, मिट्टी काली जो पोटास व चूने से युक्त होनी चाहिए, श्रम सस्ता और कुशल श्रम की इसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में जो कपास है उसकी 3 किस्मों का जो उत्पादन है भारत में किया जाता है। कितनी किस्मों का? 3 किस्मों का उत्पादन भारत में किया जाता है। वो 3 किस्में कौन कौन सी है? पहले है लंबे रेशों वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास, इसको अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। इसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में जो है वह लंबे रेशे वाली तथा महीन जो कपास है उसे क्या बोला जाता है? अमेरिकन कपास बोला जाता है। इसका जो कुल उत्पादन है भारत में लगभग 50% उत्पादन इसका भारत में किया जाता है, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में उत्पादित की जाती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उत्पादित की जाती है। दोस्तों राजस्थान में महीन और लंबे रेशे वाली जो कपास है इसको राजस्थान में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि नरमा क्या है। तो नरमा क्या है? महीन तथा लंबे रेशे वाली कपास अर्थात अमेरिकन कपास जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में उत्पादित होती है। इस महीन व लंबे रेशे वाली कपास को राजस्थान के क्षेत्रों में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। इसका लगभग 50% जो उत्पादन है वह भारत में किया जाता है।
अब बात करते हैं दूसरी दूसरी जो किस्म है वह है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, ये तो है महीन व लंबे रेशे वाली, महीन व लंबे रेशे वाली, यह है मध्यम रेशे वाली कपास। दोस्तों इसका 40% उत्पादन है वह भारत में किया जाता है। लंबे रेशे वाली का क्या था 50%, मध्यम रेशे वाली का 40% जो उत्पादन है वह भारत में किया जाता है। यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा, इन राज्यों में मुख्यतः यह मध्यम तथा लंबे रेशे वाली कपास का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब जो तीसरी जो किस्म है वह है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, इसका उत्पादन भारत में लगभग 10% किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कपास जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 6.7% भाग पर इसकी पैदावार की जाती है। खरीफ की फसल के रूप में भारत में बोई जाती है। ग्रीष्म काल में इस फसल का उत्पादन किया जाता है या बोया जाता है। भौगोलिक दशाओं की अगर अपन बात करते हैं तो तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। वर्षा की अगर बात करें तो 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी चाहिए होती है, काली मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है, जिसमें पोटास और चूने की मात्रा भरपूर होनी आवश्यक होती है। श्रम की बात करें तो सस्ता तथा कुशल श्रम का होना आवश्यक होता है। भारत में कपास की 3 किस्में मुख्यतः बोई जाती है या पैदा की जाती है, जिसमें नंबर 1 है महीन व लंबे रेशे वाली कपास, जिसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। इसका लगभग 50% उत्पादन भारत में किया जाता है। यह भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में उत्पादित की जाती है। इस लंबे तथा महीन रेशे वाली कपास को राजस्थान के कुछ हिस्सों में क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। दूसरी किस्म है मध्यम रेशे वाली कपास, जो भारत में लगभग 40% उत्पादित की जाती है, जो मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में उत्पादित की जाती है। छोटे रेशे वाली कपास की बात करें तो भारत में लगभग 10% छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। अब बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्रों की। अब बात करते हैं कपास के उत्पादक क्षेत्रों की। तो दोस्तों उत्पादन व उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जो कपास है वह भारत में गुजरात में पैदावार की जाती है। दूसरा जो राज्य है उसमें आता है महाराष्ट्र, जो दूसरे स्थान पर है। तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कपास का जो उत्पादन है वह भारत में सर्वाधिक किया जाता है। नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में मुख्यतः किसका उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। अगर आयात की दृष्टि से देखें, क्योंकि दोस्तों भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, तो जितना उत्पादन ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, मांग होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, अन्य राष्ट्रों से आयात किया जाता है। क्या आयात किया जाता है, कपास आयात किया जाता है, यानी कपास मंगवाया जाता है। तो कौन कौन से देशों से भारत के जो नागरिकों की मांग पूर्ति के लिए जो कपास है वह मंगवाया जाता है, तो अमेरिका, सूडान, केन्या, इन देशों से मुख्यतः क्या मंगाया जाता है, कपास मंगाया जाता है। इसमें मिस्र भी शामिल है, मिस्र। तो इन देशों से मुख्यतः भारत में आयात किया जाता है क्या, कपास। क्यों, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या अधिक होने के कारण इनकी जो मांग है उनकी पूर्ति के लिए कपास है वह कम पड़ता है। तो मांग पूर्ति के लिए अन्य देशों से क्या मंगाया जाता है, कपास मंगवाया जाता है। अमेरिका से, सूडान से, केन्या से और मिस्र से। इन देशों से कपास का क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। पूछ लेगा दोस्तों कि भारत है वह कपास का जो आयात है वह किन किन देशों से करता है,
तो अमेरिका, सूडान, केन्या तथा मिस्र से करता है। अगर राजस्थान में इसके उत्पादित क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से उत्पादित क्षेत्र हैं जहां कपास का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में? तो वो क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये प्रमुख जिले हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में भी इसका उत्पादन किया जाता है। कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में भी इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, उत्पादक क्षेत्रों में इसका जो उत्पादन है वह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। सबसे एक नंबर पे आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। अगर बात करें कि आयात कहां से किया जाता है तो अमेरिका, सूडान, केन्या तथा मिस्र से किया जाता है। राजस्थान में बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़, इन क्षेत्रों में मुख्यतः कपास का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं अन्य जो फसलें हैं उनकी। उनमें लेते हैं अपन पहले तिलहन फसलें। तिलहन फसलें दोस्तों, भारत में तिलहन फसलों का लगभग 10% उत्पादन भारत विश्व की 10% जो तिलहन फसलें हैं उसका उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यानी भारत में 10% जो तिलहन फसलों का विश्व में उत्पादन भारत में किया जाता है, जिनमें मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन, इन जो तिलहन फसलें उनको शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी और सोयाबीन। अब बात करते हैं इन फसलों में मूंगफली की। मूंगफली दोस्तों, मूंगफली है वह ब्राजील की मुख्य फसल है। कहां की है? ब्राजील। मतलब मूल रूप से यह फसल ब्राजील में उत्पादित की जाती थी। क्या? मूंगफली। लेकिन धीरे धीरे विश्व के अनेक क्षेत्रों में यह मूंगफली उत्पादित की जाने लगी। तो मूल जो कहां की प्रजाति है? ब्राजील की प्रजाति है। भारत में लगभग 30% मूंगफली विश्व की उत्पादित की जाती है। यानी मूंगफली का 30% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और मूंगफली के उत्पादन में जो सर्वप्रथम जो स्थान है वह भारत में आता है गुजरात का। यानी सर्वाधिक जो उत्पादन है वह कौन करता है? गुजरात करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या मूंगफली पैदावार की जाती है। फिर तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में। फिर तमिलनाडु और लास्ट जो चौथा स्थान है वह आता है महाराष्ट्र का। तो मूंगफली का उत्पादन मतलब मूंगफली कहाँ की मुख्य फसल है? ब्राजील की है। लगभग 30% मूंगफली का उत्पादन भारत करता है। जो 4 प्रमुख उत्पादक भारत के राज्य है, पहला है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। राजस्थान में अगर मूंगफली का देखें तो राजस्थान में मूंगफली उत्पादित की जाती है दोस्तों। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा तथा बीकानेर। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल सरसों की। सरसों यह भी क्या है? तिलहन फसल है। सरसों का जो उत्पादन है भारत लगभग 70% सरसों का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। भारत 70% सरसों का उत्पादन करता है। और तिलहन फसलों का जो 35% जो भाग है वह करता है? सरसों वह करती है। मतलब तिलहन फसलों में अगर अपन देखें उपयोग की दृष्टि से तो लगभग 35% उपयोग किसका किया जाता है? या 35% जो सरसों है तिलहन फसलों में वह कहां से प्राप्त की जाती है? भारत से प्राप्त की जाती है। भारत में जो तिलहन फसलें हैं वह मुख्यतः जो उत्पादक जो राज्य है उनमें है, पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य भारत में प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर तथा हनुमानगढ़। राजस्थान में अलवर, भरतपुर तथा हनुमानगढ़, इन 3 जिलों में मुख्यतः सरसों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो सरसों लगभग 70% भारत में उत्पादित होती है। तिलहन फसलों की 35% हिस्सेदारी होती है।
तीन राज्य हैं वो उत्पादित करते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में अलवर, भरतपुर तथा हनुमानगढ़ प्रमुख सरसों उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर सोयाबीन की बात करें तो भारत में सोयाबीन है वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक जो सोयाबीन है वह कहाँ उत्पादित किया जाता है? सोयाबीन उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश में। लगभग कितना? 70% सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, तथा महाराष्ट्र लगभग 10% करता है। महाराष्ट्र कितना सोयाबीन उत्पादित करता है? 10%। तो सर्वाधिक जो सोयाबीन है वह मध्य प्रदेश में 70% और फिर महाराष्ट्र में लगभग 10% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है वह क्या योगदान देती है, मतलब कृषि क्षेत्र का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है वह किन किन रूपों में होता है। तो पहले अपन बात करते हैं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें यह रोजगार का एक प्रमुख क्या है? साधन है। कौन? कृषि। तो रोजगार का साधन। दोस्तों भारत, अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है जिसकी लगभग 54.6%, कितनी? 54.6% जो जनसंख्या है वह प्रत्यक्ष रूप से किसमें शामिल है? कृषि कार्यों में लगी हुई है। लगभग 54.6% जनसंख्या, इतना बड़ा जनसंख्या का भाग है वह कृषि में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है यह रोजगार का क्या है? प्रमुख साधन है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में किसमें मिलता है? कृषि क्षेत्र में मिलता है। यही कारण है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 54.6% जो भाग है जनसंख्या का वह प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। तो यह कृषि क्षेत्र मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे बिंदु पर आते हैं तो आता है जीडीपी में सहायक होता है। जीडीपी में सहायक, जीडीपी का दोस्तों पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब क्वेश्चन यहीं से भी कई बार पूछ लेता है कि जीडीपी क्या होता है। तो दोस्तों जीडीपी की परिभाषा होता है किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में, किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर, यानी राष्ट्र की सीमा के अंदर रहकर सभी अंतिम माल तथा सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वह कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। यानी किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में सहायक होता है कौन? कृषि। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो जीडीपी में भी ये क्या देता है? अपना योगदान देता है। अपन ने शुरू में पढ़ा था लगभग 17.4% जो कृषि क्षेत्र है वह जीडीपी में क्या देता है? अपना योगदान देता है। यानी भारत में जीडीपी कृषि व सहायक कारकों का भी योगदान किसमें रहता है? जीडीपी में रहता है। यानी भारत में जीडीपी में कृषि और उसके जो सहायक क्षेत्र है उनका योगदान भी रहता है। देश में जीडीपी में लगभग 17.4% जो हिस्सेदारी है वह कौन निभाता है? कृषि क्षेत्र निभाता है। अगला जो बिंदु है दोस्तों उस पे आते हैं विदेशों से व्यापार में योगदान, यानी विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान, विदेशी व्यापार में योगदान। दोस्तों भारत वैश्विक कृषि उत्पादों में निर्यात में लगभग 2.07% है वह योगदान देता है। मतलब भारत में जो वैश्विक यानी विश्व स्तर पर कृषि उत्पादों का जो निर्यात है उसमें कितना प्रतिशत करता है योगदान? 2.07% अपना योगदान वह करता है। यह कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से, यह कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा राष्ट्र है। कौन? भारत। कृषि उत्पादों के जो निर्यात है उसकी दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा आता है? 10वां। मतलब 10वें स्थान पर भारत है जो कृषि का क्या करता है? कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, अन्य राष्ट्रों को निर्यात करता है। उस निर्यात की दृष्टि से भारत का जो स्थान विश्व में है वह 10वां स्थान है। यह भारत के कुल निर्यात का
चौथा बड़ा क्षेत्र माना जाता है। कौन? कृषि क्षेत्र। भारत का निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा बड़ा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? कृषि क्षेत्र माना जाता है। अगर बात करें कि भारत कौन कौन सी चीजों का निर्यात विदेशों को करता है, अभी अपन ने पीछे आयात के बारे में पढ़ा था कि कौन से देशों से भारत में कपास का आयात किया जाता है, तो अपन ने पढ़ा था अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र। अब बात करें कि भारत है वो विदेशों को क्या क्या बेचता है, क्या क्या निर्यात किया जाता है भारत के द्वारा, तो भारत के द्वारा निर्यात किए जाते हैं चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, बासमती चावल तथा जूट। ऐसे कई जो उत्पादक है वो भारत द्वारा विदेशों को भेजे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वह है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कौन सा क्षेत्र करता है? कृषि क्षेत्र करता है। यानी भारत के कई उद्योग है वह कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग, मसाला उद्योग। ये समस्त जो उद्योग है वह किसके लिए कच्चा माल तैयार करते हैं? उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में आवश्यकता किसकी होती है? बड़ी मात्रा में कपास की आवश्यकता होती है। कपास कहां से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है, कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। कपड़े से धागा बनाया जाता है, धागे से क्या कपास से धागा बनाया जाता है और धागे से क्या बना दिया जाता है? कपड़ा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति है वह कौन करता है? कृषि क्षेत्र करता है। कई उद्योग है वह कृषि पर टिके हुए हैं या कृषि आधारित है, जिनमें कपड़ा, चीनी, वनस्पति, तेल, जूट, रबड़ तथा मसाला उद्योग प्रमुख है। अगला जो पॉइंट है वह है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। अगला जो पॉइंट है वह है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। मतलब औद्योगिक उत्पादों के लिए यह क्या उपलब्ध कराते हैं? बाजार उपलब्ध करवाते हैं। भारत की जो 60% जनसंख्या है वह कैसी है? ग्रामीण जनसंख्या है, यानी गांवों में निवास करती है। लगभग 60% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो मुख्य रूप से किस पर टिकी हुई है? कृषि पर टिकी हुई है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर और अन्य सामग्री, खाद और कीटनाशकों के लिए बड़े बाजार क्या कहते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों ये 5 जो बिंदु है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान। काफी बार एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो यह रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है, जीडीपी में सहायक होता है, विदेशी व्यापार में योगदान देता है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है और औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार की क्या करता है? उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। जीडीपी की परिभाषा को याद रखोगे आप लोग, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो दोस्तों आज अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।